हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम अपने सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर अभी तक हमने असेट का मतलब देख लिया, लायबिलिटी का मतलब देख लिया और कैपिटल का मतलब देख लिया। उसके बाद मैंने आपको बीच में एक टॉपिक करवाया कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का, जिसके अंदर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, कैपिटल रिसिप्ट देखी, रेवेन्यू रिसिप्ट देखी। अब हम वापस से कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को, जिसके अंदर हम वन बाय वन आगे की अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। तो जिस सीक्वेंस में वीडियोस आ रही हैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज हम और भी कई सारी नई नई अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखो, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। मैंने आपको अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बताया था, जिसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब हो गया राइट साइड। डेबिट में हम अपने सारे खर्चों को लिखते हैं, क्रेडिट में हम अपनी सारी इनकम्स को लिखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझाया। अभी तक मैंने आपको कोई भी फॉर्मेट दिखाया नहीं है, सिर्फ ओरली समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये जो दो साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, लेफ्ट और राइट साइड वाला, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अब हो क्या रहा है कि आजकल एक नया फॉर्मेट चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको बोला जा रहा है वर्टिकल फॉर्मेट। यहाँ पर आपके सामने ये एक वर्टिकल फॉर्मेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें क्या कर रखा है कि सब कुछ सीधा सीधा लिख दिया, एक ही कॉलम में लिख दिया, पर्टिकुलर्स बनाया और उसी के अंदर सारी आइटम्स को लिख दिया, सारी इनकम्स को भी उसी के अंदर लिख दिया, सारे खर्चों को भी उसी के अंदर लिख दिया। तो इसको बोला जाता है सिंगल कॉलम फॉर्मेट, या आप इसको वर्टिकल फॉर्मेट भी बोल सकते हो। तो ये जो नया वाला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कंपनीज के लिए कंपलसरी कर दिया। कंपनीज जो है अब लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, उनको जो है इसी फॉर्मेट में, ये वर्टिकल फॉर्मेट में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। और कंपनीज को देखते देखते आजकल इंडिविजुअल्स ने, पार्टनरशिप फर्म्स ने भी इसी टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। मार्केट के अंदर ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि सभी इसी वर्टिकल फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ये फॉर्मेट कोई नया नहीं है, वही जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाला फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट को उठाकर उसमें लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। लेफ्ट साइड में हम खर्चे लिखते थे और राइट साइड में हम इनकम लिखते थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ही कॉलम बना दिया, लेफ्ट राइट का चक्कर खत्म कर दिया और बोला कि सब कुछ एक ही साइड में लिख दो, बात खत्म। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम एग्जाम में नया वाला फॉर्मेट बना के आएंगे या पुराना वाला फॉर्मेट बना के आएंगे? तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको अपने कॉलेजेस की किताब में चेक करना है, जो भी फॉर्मेट आपके बुक्स के अंदर फॉलो हो रहा है या फिर जो भी फॉर्मेट आपके टीचर्स आपको कॉलेजेस में बोल रहे हैं, आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि मैं कौन से फॉर्मेट से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं दोनों फॉर्मेट से क्वेश्चन करवाऊंगा। आपकी टेंशन ही खत्म, आपके एग्जाम में जो मर्जी फॉर्मेट आ जाए, मैं आपको दोनों फॉर्मेट से क्वेश्चन करना सिखा दूंगा। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। अकाउंट्स के अंदर एक ही चीज को बहुत अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करा जा सकता है, तो सारा खेल प्रेजेंटेशन का होता है और कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, उसी तरीके से बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अभी तक हमने जो बैलेंस शीट देखी, मैंने आपको जो बैलेंस शीट दिखाई, वो बैलेंस शीट पुराने फॉर्मेट की है, जहां पर हम राइट साइड में असेट लिखते हैं और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखते हैं। अब अगर मैं नए फॉर्मेट की बात करूं, तो बैलेंस शीट के नए फॉर्मेट में एक सिंगल कॉलम हो चुका है, जिसमें ऊपर हम लायबिलिटीज लिख देते हैं और नीचे हम अपनी एसेट्स लिख देते हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है, लेफ्ट और राइट का चक्कर खत्म कर दिया, डायरेक्टली बोल दिया एक ही सिंगल कॉलम बना लो, उसी में सब अपना लायबिलिटी लिख दो, उसी में जो है नीचे एसेट लिख दो, तो जो कुछ करना है एक ही लाइन में कर लो। तो ये भी एक टाइप की फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो बैलेंस शीट के भी दो फॉर्मेट है हमारे पास, पुराना वाला और नया वाला, हम दोनों ही फॉर्मेट से क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको इस बात की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट का आपको पुराना फॉर्मेट दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नया फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बैलेंस शीट का पुराना वाला फॉर्मेट आसान था, तो पहले मैंने आपको आसान वाली चीज दिखाई। उसी तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नया वाला फॉर्मेट आसान है, तो मैं आपको नया वाला फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। तो जो चीज आसान है पहले हम उसको समझेंगे, ताकि हमारा एक अच्छा खासा बेस बन जाए। उसके बाद हमें मुश्किल वाली चीजें भी मुश्किल ना लगे, तो इसीलिए पहले आसान वाले फॉर्मेट्स को देख लेते हैं और अपना बेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर्स लिखेंगे और रुपीस लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट सेल्स, उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको बोल देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब ये होता क्या है, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसकी टेंशन आप अभी मत लो, एक एक करके हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया इसीलिए है ताकि हम इसके अंदर दिए गए एक एक पॉइंट को उठाएं और डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिल रहा है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स को देखने से पहले हम एक बार नेट परचेज को भी देख लेते हैं कि नेट परचेजेस क्या होता है। नेट परचेजेस देख लेंगे, फिर नेट सेल्स भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखें एक बार परचेजेस क्या होते हैं, पहले परचेजेस को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेट परचेज कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं परचेजेस की बात करूं, परचेजेस का मतलब क्या होता है? द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर दोस थिंग व्हिच आर परचेज्ड बाय बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि परचेजेस का मतलब वो थिंग, वो आइटम जिसको बिजनेस परचेज करता है
फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अगर आप कोई सामान को खरीदते हो और उस सामान को खरीदने का आपका पर्पस है कि आप उसको रीसेल करोगे, तो फिर उस केस में उस सामान को खरीदने को हम परचेजेस कहेंगे। समझ में आई आपको बात? तो परचेज का सिंपली मीनिंग हो गया गुड्स को खरीदना। गुड्स का मतलब तो आपको पता है, गुड्स का मतलब वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अभी हम थोड़ी देर बाद गुड्स की टर्म को भी देखेंगे। जिस तरीके से हम एक एक करके सारी टर्म्स को देखते आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम गुड्स को भी अलग से देख लेंगे। लेकिन गुड्स का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? यहाँ पर ये सुपरमार्केट के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है, ये सब सामान बेचने के लिए खरीदा गया है। सुपरमार्केट ने ये सारा सामान खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो यहाँ पर ये जितना भी सामान खरीदा गया है, इस सामान के खरीदने को हम परचेजेस कहेंगे, और बाकी इस सामान को हम क्या कहते हैं? इन सारे सामान को हम गुड्स बोलते हैं। तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेजेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो सिंपल सी बात है, बिजनेस जब गुड्स को खरीदता है तो उसको परचेजेस बोला जाता है। एग्जांपल्स आप देख लो। अगर मान लो किसी का ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और वो कार को परचेज करता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो आगे कार को सेल करने के लिए परचेज कर रहा है। कार उसके लिए गुड्स है क्योंकि उसका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, कार के बिजनेस में वो डील करता है। तो अगर कार उसके लिए गुड्स है तो वो इस कार की परचेज को परचेजेस की टर्म में डाल सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कार परचेज है वो हमारे लिए परचेजेस है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सेम उसी कार को कोई गारमेंट्स बिजनेस वाला खरीदे, तो उस केस में उस गारमेंट बिजनेस का काम क्या है? क्लोथ को बेचना। क्या वो कार में डील करता है? बिल्कुल नहीं करता। अगर वो कार खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो इसका मतलब कार उसके लिए एसेट है। और हम एसेट की परचेज को परचेजेस नहीं बोलते। परचेजेस के अंदर सिर्फ गुड्स की परचेज आती है। तो कोई भी सामान जब खरीदा जाता है तो वो सामान हमारे लिए गुड्स है या नहीं है, उस बात का पता कैसे चलेगा? आपको जो है सामान खरीदने वाले का बिजनेस चेक करना पड़ेगा कि वो किस काम में डील कर रहा है, उसका बिजनेस किस चीज का है, वो इस सामान को खरीद क्यों रहा है। अगर वो सेल करने के लिए खरीद रहा है तो फिर उस केस में वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर वो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है तो उस केस में उसके लिए वो एसेट है। और एग्जांपल देख लो। अगर मान लो कहीं पर सिर्फ इतना लिखा हो परचेज फर्नीचर, तो आप उसको क्या मानोगे? यहाँ पर जो है सामान का नाम लिखा हुआ है साफ साफ, गुड्स भी नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा कि ये बेचने के लिए खरीदा जा रहा है, और ना ही ये बताया गया है कि जो इंसान फर्नीचर खरीद रहा है उसका बिजनेस क्या है। अगर फर्नीचर खरीदा जा रहा है उस पर्सन के द्वारा जिसका फर्नीचर का बिजनेस है, तो फिर उस केस में उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। लेकिन अगर फर्नीचर किसी और अदर पर्सन के द्वारा खरीदा जा रहा है, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा है, तो फिर उस केस में फर्नीचर उसके लिए एसेट है। तो अगर सिर्फ फर्नीचर परचेज लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप मानोगे कि फर्नीचर आपके लिए एसेट है। अगर सिर्फ कार परचेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब कार आपके लिए एसेट है। सिर्फ बिल्डिंग परचेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिल्डिंग आपके लिए एसेट है। तो कोई ना कोई हिंट तो मिलेगा ना, जिससे हमें पता चलेगा कि ये चीज हमारे लिए गुड्स है या नहीं है। आगे देखो, अगर लिखा है परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स लिखा है, इसका मतलब वो हमारे लिए परचेजेस के अंदर जाएगा। आगे देखो, अगला साफ साफ लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल। अगर बोल दिया कि परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, तो फिर उस केस में वो आपके लिए गुड्स है। परचेज कार फॉर रीसेल तो हमारे लिए गुड्स है। परचेज बिल्डिंग फॉर रीसेल, इसका मतलब हमारे लिए गुड्स है। तो किसी भी सामान का गुड्स होना या ना होना, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि आप सामान को किस पर्पस से खरीद रहे हो सकता है फर्नीचर आपके लिए एसेट कहलाए और एरोप्लेन आपके लिए गुड्स कहलाए। अगर मान लो आपका एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और आप एरोप्लेन सेल करते हो, तो उसके केस में एरोप्लेन भी आपके लिए गुड्स है और फर्नीचर आपके लिए एसेट है, क्योंकि आप फर्नीचर का बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करोगे। तो ये तो टोटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज का बिजनेस करते हो। तो परचेजेस का मतलब समझ में आ गया। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मैन्युफैक्चरर उसे गुड्स कहेगा, और जब भी गुड्स परचेज करा जाता है तो उसे हम परचेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के द्वारा रॉ मटेरियल परचेज करना हमारा परचेजेस कहलाएगा। अगर मान लो एक कपड़े की दुकान है, उसकी खुद कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, वो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आता है, धागा वागा खरीद के लेके आता है और खुद कपड़े बनाता है और बनाकर बेचता है, तो उसके इसमें वो जो धागा थ्रेड व्रेड है, वो सब रॉ मटेरियल उस मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स कहलाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उस फिनिश गुड्स को आगे सेल करेगा। तो यही बात बोली गई है, फॉर मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज इज परचेजेस, उसके लिए वो गुड्स है। अगर हम ट्रेडर की बात करें, तो ट्रेडर कौन होता है? जो फिनिश गुड्स में डील करता है, जो सिर्फ फिनिश गुड्स को खरीद कर लेकर आता है और उसमें बीच में अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आगे फर्दर कस्टमर को बेच देता है। तो अगर हम ट्रेडर की बात करें, तो ट्रेडर के लिए फिनिश गुड्स उसकी परचेज है, क्योंकि वो फिनिश गुड्स को लेकर ही सेल आता है ताकि वो उसे सेल कर सके। गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल आर टर्म्ड एज परचेजेस। तो समझ में आ गया। अब देखो, इस परचेज का मतलब कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट परचेज भी होता है। परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। इस परचेज वर्ड के अंदर दोनों ही तरीके की परचेज आ गई, चाहे आप गुड्स को कैश में खरीदो, चाहे आप क्रेडिट में खरीदो। तो समझ में आ गया, परचेज का मतलब क्लियर हो गया। अब देखते हैं परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या होती है? गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन दे आर डिफेक्टिव। गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो क्या बोल रहा है ये? परचेज रिटर्न का मतलब वो गुड्स जिसको आप परचेज करके लेकर आए थे, लेकिन उन गुड्स के अंदर कोई डिफेक्टिव पीस निकल गया या फिर कोई गलत आइटम निकल गया,
रॉन्ग आइटम निकल गया, सामान वापस करने का कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो गुड्स आपने परचेस करा है, आप परचेस करके लेके आए हो, अगर उन गुड्स में से किसी भी चीज को आप सेलर को रिटर्न करते हो तो उस केस में वो रिटर्न करा हुआ गुड्स आपके लिए परचेज रिटर्न कहलाएगा। जो आप परचेज करके लाए अब आप उसको वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। अब परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब, रिटर्न का मतलब तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम वापस कर रहे हैं। आउटवर्ड का मतलब हमारे पास से गुड्स आउट हो रहे हैं। पहले हम गुड्स को परचेज करके लेके आए तो हमारे पास गुड्स आए, उसके बाद हम कुछ गुड्स को वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आउटवर्ड की बात हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड पड़ गया। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पर हमें परचेज का मतलब समझ में आ गया, परचेज रिटर्न का मतलब समझ में आ गया। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आता है नेट परचेज। पूरे साल के एंड में लास्ट में हमें नेट परचेज की जरूरत पड़ती है। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हमें नेट परचेज की जरूरत होती है। तो नेट परचेज हम ईयर एंड पे निकालते हैं। और किस तरीके से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे साल की जितनी भी परचेजेस होंगी उनको एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद उस परचेजेस में से पूरे साल की जितनी भी परचेज रिटर्न होगी उसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दें तो हमारी नेट परचेज आ जाती है। इसको अगर हम यहाँ पर एग्जांपल से देखें, साल के एंड में अगर मान लो हमारी टोटल परचेज है 70 लाख रुपए और पूरे साल में हमने 1 लाख की परचेज रिटर्न करी है, हम 70 लाख के गुड्स खरीद कर लेकर आए पूरे साल में और 1 लाख का सामान डिफेक्टिव आ गया तो हमने उसे वापस करवा दिया, तो हमारे पास यहाँ पर साल के एंड में 69 लाख की नेट परचेज होगी। तो नेट परचेज कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं सेल्स को। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स का मतलब क्या होगा, तो अभी तक हमने परचेज के अंदर देखा कि आपने गुड्स को खरीदा, क्यों खरीदा, क्या पर्पस था आपका गुड्स खरीदने का, कि आप उन गुड्स को बेचना चाहते हो। तो जब आप उन गुड्स को बेच दोगे तो उसको हम सेल्स बोल देंगे। तो जो गुड्स आपने खरीदे थे फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उन गुड्स को अगर आप सेल कर देते हो टू द कस्टमर और बायर तो उन गुड्स की सेल को हम सेल्स का नाम दे देंगे। तो समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो सेल्स जो टर्म है उसका इस्तेमाल तभी होगा जब आप गुड्स को सेल करोगे। अगर आप अपनी एसेट को बेचते हो, सपोज आपकी कार आपके लिए एसेट है और आप उस एसेट को सेल कर रहे हो, तो उस केस में आप उस एसेट सेल को सेल्स का नाम नहीं दोगे, वो आपके लिए नॉर्मली कार सोल्ड कहलाएगी, एसेट सोल्ड कहलाएगी। सेल्स की टर्म का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स की सेल के लिए करा जाता है। जिस तरीके से परचेज टर्म का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स की परचेज के लिए करा जाता था, उसी तरीके से हम उन्हीं गुड्स की सेल की तो बात कर रहे हैं। तो उन्हीं गुड्स की जब सेल होगी, उन्हीं गुड्स को जब बेचा जाएगा तो उसके लिए हम सेल्स टर्म का इस्तेमाल करेंगे। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो ये जो सेल टर्म है इसके अंदर दोनों ही तरीके की सेल आ गई, चाहे वो कैश सेल्स हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। तो क्या कह रहा है ये, जिस तरीके से हमने परचेज रिटर्न देखा था, आपने कोई सामान खरीदा और अगर आपके पास कोई सामान गलत आ गया, डिफेक्टिव आ गया, तो आपने क्या करा, आपने उस सामान को वापस करा दिया, आपके लिए वो परचेज रिटर्न कहलाई। उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स के अंदर आपने किसी और पर्सन को सामान बेचा है, तो जिस पर्सन ने सामान खरीदा है हो सकता है ना कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो गया हो, आपकी तरफ से उसको कोई डिफेक्टिव पीस चला गया हो, या फिर जो है आपने गलती से कोई गलत आइटम सप्लाई कर दिया हो। तो अगर परचेजर आपके पास आता है और आपके सोल्ड करे गए गुड्स को आपको वापस करता है, तो उस केस में वो जो गुड्स आपके पास वापस आएंगे वो गुड्स आपके लिए सेल्स रिटर्न कहलाएंगे, या फिर रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब कि जो गुड्स आप बेच चुके थे, आपके पास से जा चुके थे, वो गुड्स अगर आपके पास वापस आते हैं, आपके बिजनेस के अंदर आते हैं, इनवर्ड आते हैं, तो आप उसको रिटर्न इनवर्ड का नाम दोगे। तो समझ में आ गया। तो जिस तरीके से हमने नेट परचेज निकाला था उसी तरीके से हम नेट सेल निकालेंगे। सेल्स माइनस सेल रिटर्न हमारा नेट सेल कहलाएगा। पूरे साल की सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे तो हमारा नेट सेल्स आ जाएगा। तो यही नेट सेल्स हमें देखनी थी, हमने देख लिया नेट सेल्स कैसे निकलती है। अब हम देखते हैं अपने दूसरा आइटम जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है तो उसको भी समझते हैं।